नमस्कार साथियों, मैं हिम्मत सिंह बीएसटीसी की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने बीएसटीसी की 2 क्लास तो कर ली है, जिसके अंदर हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी किए, उसकी व्याख्या भी देखी थी। आज हम तीसरी क्लास की चर्चा कर रहे हैं कि सर तीसरी क्लास के अंदर हमारे क्या है। तो तीसरी क्लास की बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे कि व्यक्ति के मन में कार्य करते समय सफलता व असफलता का भय बना रहे तो किस मानसिक रोग से ग्रसित होता है। क्वेश्चन दे रखा है सर कि व्यक्ति के मन में जब सफलता और असफलता का भय बना रहे तो व्यक्ति किस रोग से ग्रसित होता है। हाँ भाई, सबसे पहली बात कि सर ग्रसित होता है तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी का पोर्शन देख लेते हैं। हमने कहा था कि आप अगर टीचर बनते हो तो आपको समायोजित होना जरूरी है, क्योंकि आप टीचर बनोगे तो आप रहोगे समायोजित। और समायोजित होता क्या है? तो समायोजित ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई होती है आवश्यकता, और आवश्यकता के अकॉर्डिंग व्यक्ति के सामने होती है परिस्थिति। क्या सर प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई होती है आवश्यकता, आवश्यकता के अकॉर्डिंग होती है परिस्थिति। अगर व्यक्ति इन दोनों के बीच में तालमेल बिठा लेता है, क्या सर अगर व्यक्ति तालमेल बिठा लेता है तो वो व्यक्ति तो हो जाएगा समायोजित। आप भी अध्यापक बनोगे, अध्यापक बनने के बाद में आपके सामने कोई भी परिस्थिति बुरी आ जाए और आप तालमेल बिठा लो तो आप समायोजित हो जाओगे। और अगर आप कहोगे नहीं सर हम तो तालमेल स्थापित नहीं कर सकते, हम तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, तो जो व्यक्ति तालमेल नहीं बिठा पाएगा वो व्यक्ति हो जाएगा कुसमायोजित, वो व्यक्ति हो जाएगा कुसमायोजित। अगली बात मैंने ये भी कहा था कि जब आप अध्यापक बनते हो तो देखो अध्यापक भी समायोजित हो सकता है, कुसमायोजित हो सकता है, और आपकी क्लास के अंदर छात्र भी समायोजित और कुसमायोजित हो सकते हैं। अभी जो समायोजन और जो कुसमायोजन होता है ना, ये शारीरिक रूप से नहीं होते, ये होते मानसिक रूप से। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि सर जो व्यक्ति समायोजित होगा वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। कि सर जो व्यक्ति समायोजित होगा उसको मैं ये कह सकता हूं कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, और जो व्यक्ति कुसमायोजित होगा वो मानसिक रोग से ग्रसित होगा। जो व्यक्ति कुसमायोजित होगा वो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित होगा। बात है ठीक है सर, ये तो पता चल गया समायोजन। अब आप कहता क्वेश्चन के सर क्वेश्चन क्या है हमारे। क्वेश्चन से पहले और कुछ जानकारी देख लो कि सर अगर व्यक्ति कुसमायोजित हो गया तो कुसमायोजित व्यक्ति तो मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है। आप देखा ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया कि कुसमायोजित व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है। हम मानसिक रोग की बात करें तो मानसिक रोग के अंदर हमने कहा एक तो होता है सर तनाव, दूसरी बात करें तो हमने कहा सर एक होता है दबाव, तीसरी बात करें तो हमने कहा सर मानसिक रोग में एक आता है दुश्चिंता, और चौथी बात करें तो हमने कहा सर एक होता है भगनासा, और पांचवी बात करें तो हमने कहा सर एक होता है द्वंद्व। कि सर 5 प्रकार के मानसिक रोग से ग्रसित हो सकता है। सबसे पहली बात कि सर पांचों को एक बार थ्योरी से देख लेते हैं हम, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आओ तो आराम से हम कर सकते हैं। कैसे तनाव, तनाव का शिकार कब होता है? तो व्यक्ति तनाव का शिकार तब होता है कि अगर व्यक्ति के सामने कोई भी कार्य है और व्यक्ति वो कार्य करना है, लेकिन व्यक्ति जब उस कार्य को कर रहा है, उस कार्य को करने से पहले व्यक्ति के हाथ से उचित समय निकल जाए। जैसे मैंने आपको पहले ही उदाहरण दिया था कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो व्यक्ति कोई कार्य करना चाहे और व्यक्ति के हाथ से उचित समय निकल जाए। आप कहोगे सर व्यक्ति कोई कार्य करना चाहे और व्यक्ति के हाथ से उचित समय निकल जाए, व्यक्ति के हाथ से उचित समय निकल जाए तो वहां पर व्यक्ति शिकार होता है तनाव का। जैसे फॉर एग्जाम्पल भी दिया था हमने कि आप अभी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, आपके 30 जून को एग्जाम है। अगर कोई लड़का आकर यहां पर के सर 30 मई को यहां पर आकर एडमिशन लेता है कि सर मैं तो 30 मई को तैयारी शुरू करूंगा, तो उस बच्चे के पास में 1 महीना है। तो आपके हिसाब से क्या 1 महीना उचित समय है क्या बीएसटीसी की तैयारी के लिए? आप कहोगे नहीं सर 1 महीना उचित समय नहीं है। तो यहां पर इस व्यक्ति के हाथ से उचित समय चला गया, क्योंकि इस व्यक्ति को 5 या 6 महीने पहले आकर बीएसटीसी की तैयारी करनी थी। अब ये बच्चा 15-20 दिन पहले आकर तैयारी कर रहा है, तो इसके हाथ से उचित समय निकल गया। तो यहां पर ये लड़का हो जाएगा तनाव का शिकार। सेकंड नंबर क्या सर दबाव। दबाव में हमने क्या पढ़ा? मैंने कहा अगर व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है और कार्य करते समय व्यक्ति के मन में डर बना हुआ रहे। क्या सर किस चीज का डर बना हुआ रहे? व्यक्ति के मन में 2 बातों का डर बना हुआ रहे, एक तो सफलता का और दूसरा असफलता का।
क्या भाई सफल हो गया तो ऐसा और असफल हो गया तो वैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर 10वीं कक्षा का एक छात्र है, 10वीं कक्षा का एक छात्र है, 10वीं का एग्जाम देना चाहता है। उसके पिताजी ने उसको कहा कि भाई तू अगर 10वीं में फेल हो गया तो तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। अब जब ये बच्चा 10वीं की तैयारी करेगा तो उसके दिमाग में दो भय बने रहेंगे, डर बने रहेंगे कि अगर सफल हो गया तो पिताजी घर पे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर असफल हो गया तो पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो आप कहोगे सर यहां पर व्यक्ति के मन में दो डाउट बने रहेंगे, सफलता और असफलता का, इसको हम कहते हैं दबाव। तीसरा क्या सर दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या है? तो मैंने कहा सिगमंड फ्राइड नाम का एक व्यक्ति था। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्था बताई सर, एक तो होता है चेतन, एक होता है सर अचेतन, और तीसरा होता है अर्धचेतन। कैसे 3 प्रकार की अवस्था बताई सिगमंड फ्राइड ने, एक होता है अर्धचेतन। पहली बात कैसे चेतन क्या होता है? तो चेतन का मतलब कि मस्तिष्क की पूर्ण रूप से जागृत अवस्था। अभी आप यहां पर तैयारी कर रहे हो तो आप पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में बैठे हो, तो आप मस्तिष्क अभी आपकी कौन सी अवस्था है? चेतन। अगर धीरे धीरे समय के साथ में, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हो, अगर आपने इसको वापस 2-4 महीने वापस रिवीजन नहीं किया तो धीरे धीरे ये बातें दबती हुई आपके चेतन मन से चली जाएगी अचेतन मन के अंदर, धीरे धीरे आपके चली जाएगी अचेतन मन में। और जितनी भी आपकी दमित इच्छाएं होती है कि सर वो इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं हुई, वो इच्छाएं भी चली जाती है अचेतन मन में। फिर क्या हुआ कि जैसे आपने कहा सर अभी आपने टॉपिक पढ़ा लिया, मैंने कहा ठीक है, आपने 2 महीने रिवाइज नहीं किया। अब 2 महीने रिवाइज नहीं किया और परीक्षा के अंदर आप जैसे ही पेपर देने चले गए और वहां पर क्वेश्चन आ गया दबाव का क्वेश्चन आ गया, या फिर आपके दुश्चिंता का क्वेश्चन आ गया। दुश्चिंता का क्वेश्चन आते ही आपने तो 2 महीने रिवीजन किए ही नहीं, तो रिवीजन नहीं किया तो वो तो मैंने पढ़ाया वो चेतन से अचेतन मन में चला गया। अब वहां पर जब पर्सन आया तो आप उस पर्सन को अचेतन मन में बात दबी हुई है, उस अचेतन मन से उस पर्सन का उत्तर लाने का प्रयास करोगे चेतन मन में, लेकिन पूर्ण रूप से आपको उत्तर याद नहीं आएगा। तो आप कहोगे सर ऐसी बात न तो इसमें रहेगी पूरी और न ही कंप्लीट इसमें आएगी, तो इसको हम कहते हैं अर्धचेतन। बात आती है सर ये हालांकि सिगमंड फ्राइड का है, जो हम व्यक्तित्व पर्सनालिटी में विस्तार से पढ़ेंगे इसको, तो हमारा भी यहां पर यह तो उद्देश्य है कि दुश्चिंता क्या होता है। तो व्यक्ति के अचेतन मन में जितनी भी बातें होती है, जितनी भी दमित इच्छाएं, जो ऐसी इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हुई है, जो इच्छा दब गई, जैसे किसी लड़की से शादी करने की इच्छा थी आपकी स्कूल में, लड़की ने दूसरे से शादी कर ली, अब आपकी दमित इच्छा बन गई। अब कभी वो लड़की अगर आपके सामने वापस आ रही है तो ये बात जो आपके अचेतन मन में है, क्योंकि इच्छा तो आपकी पूरी हुई नहीं, दमित इच्छा बनकर अचेतन मन में चली गई, और अगर वो लड़की कभी आपके सामने आई वापिस तो ये अचेतन मन से आपके ये बात कौन से मन में आने का प्रयास करेगी? चेतन मन में, और यहां पर आप शिकार हो जाओगे दुश्चिंता का। अगला आपने कहा सर भग्नाशा। मैंने कहा भग्नाशा में कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति बार बार किसी चीज को पाने का प्रयास करे और बार बार प्रयास करने के बावजूद भी व्यक्ति असफल हो जावे, तो वहां पर व्यक्ति शिकार होता है भग्नाशा का। जैसे आपने कहा सर राम नाम का एक लड़का प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था, बार बार तैयारी कर रहा है, बार बार असफल हो रहा है, तो यहां पर राम हो जाएगा भग्नाशा का शिकार। फिर आपने कहा सर द्वंद्व क्या होता है? तो मैंने कहा अगर व्यक्ति के सामने एक ही समय हो, कैसे टाइम तो एक ही हो, लेकिन व्यक्ति के सामने 2 प्रतिकूल अवसर हो, कैसे व्यक्ति के सामने अवसर 2 है और किसी एक अवसर का व्यक्ति को करना है चयन, किसी एक अवसर का व्यक्ति को करना है चयन, और उस एक अवसर का चयन करने में व्यक्ति हो रहा है असमर्थ, कंफ्यूज हो रहा है व्यक्ति, क्या इसका चयन करूं या उसका चयन करूं, तो वहां पर व्यक्ति शिकार होता है द्वंद्व का। क्या सर जैसे एग्जाम्पल, तो मैंने कहा भाई एक ही समय, जैसे मैंने कह दिया, आपको कह दिया कि जनवरी के महीने में रीट का एग्जाम है और जनवरी के महीने में पटवारी का एग्जाम है, तो आप कहोगे सर यहां पर समय तो गवर्नमेंट ने एक ही दिया, हमें जनवरी, समय तो एक ही दिया जनवरी, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको अवसर कितने दे दिए? 2, एक तो दे दिया रीट का और एक दे दिया पटवारी का। अब आप यहां पर ये कंफ्यूज हो गए कि सर रीट की तैयारी करूं या पटवारी की तैयारी करूं, क्योंकि समय एक ही है। तो एक ही समय में 2 प्रतिकूल अवसर आ जावे और आप उसका चयन करने में असमर्थ हो जाओ, तो वहां पर आप शिकार हो जाते हो द्वंद्व का। आपको सर ठीक है, ये पता चल गया। इसके बाद में जस्ट अगली बात कि सर अब क्वेश्चन क्या, हमारा क्वेश्चन, हाँ भाई पहला क्वेश्चन आपके क्या है? कैसा पहला क्वेश्चन,
व्यक्ति के मन में कार्य करते समय सफलता व असफलता का भय बना रहे। अर्थात कोई भी छात्र या व्यक्ति कार्य कर रहा है और कार्य करते समय उसके मन में डर रहे कि सफल हो गया तो ऐसा और असफल हो गया तो वैसा, सफल हो गया तो ये मिल जाएगा और असफल हो गया तो ये भी हाथ से चला जाएगा। क्योंकि बहुत से लड़के तैयारी करने जाते, शादी होती नहीं है, क्योंकि सामने वाला सीधा कहते हैं लड़की के पिताजी अगर गवर्नमेंट नौकरी लगी तो मेरे लड़की से शादी करवा दूंगा। अब जो वो लड़का कंपटीशन की तैयारी करने जाता है, वह बैठ के जब लड़का तैयारी करता है तो आगे 500 की भीड़ के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, लड़का बैठे बैठे पढ़ रहा है, लेकिन लड़के के मन में बार बार दो ही डाउट चल रहे कि अगर सफल हो गया तो नौकरी भी मिल जाएगी और छोकरी भी मिल जाएगी, और अगर असफल हो गया तो नौकरी तो जाएगी जो जाएगी, साथ में छोकरी भी चली जाएगी। तो लड़के के मन में दो डाउट कि सर ये कब रहते हैं, तो मैंने बताया था ये रहते हैं दबाव के अंदर, क्योंकि तनाव के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तनाव के अंदर हाथ से समय निकल जाता है, उचित समय। तो यहां पर समय की बात नहीं हो रही है भाई साहब। दबाव, जब व्यक्ति के मन में डर रहता है, कैसे डर किसका रहता है, सफलता व असफलता। तो यहां पर बात आ रही है सफलता व असफलता की। फिर बात आ रही है भग्नाशा, तो बार बार असफल, यहां पर बार बार असफल की बात भी नहीं आ रही है, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। फिर दुश्चिंता, तो आपके अचेतन मन से कोई भी बात चेतन मन में आने लगे तो आप होंगे दुश्चिंता का शिकार। तो यहां पर आप कहता है सफलता और असफलता, तो आप कहोगे सर उत्तर होगा हमारे दबाव, उत्तर हो जाएगा आपके दबाव। जस्ट अगला क्वेश्चन, कैसा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारे, हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपके नेतृत्व से क्वेश्चन है आपके, ठीक है। कैसे नेतृत्व से क्वेश्चन दे रखा है हमारे, कैसे नेतृत्व से क्वेश्चन दे रखा है हमारे, ठीक है। नेतृत्व से क्वेश्चन आपके, हाँ भाई क्वेश्चन, विद्यालय का नेता होता है, सबसे पहली बात कैसे, चलो नेतृत्व की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कह रहे हैं विद्यालय का नेता होता है, पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। कैसे नेतृत्व, कैसे क्या होता है नेतृत्व। मैंने कहा नेतृत्व की बात करें तो जो व्यक्ति नेतृत्व करता है उसको हम कहते हैं नेता, और जो व्यक्ति नेता होता है वो अपने व्यवहार से और अपने कार्य से, अपने व्यवहार से और अपने कार्य से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है, सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। आप कहते हो सर उस व्यक्ति को कहते हैं नेता, और अगर वो प्रभावित करेगा तो जो व्यक्ति प्रभावित होंगे वो उसके होंगे फॉलोवर्स। फॉलोवर्स का मतलब वो उसके हो जाएंगे अनुयायी, वो उसके क्या हो जाएंगे अनुयायी। तो आप कहोगे सर ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवहार या अपने कार्य से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है उसको हम कहते हैं नेता, और इस प्रकार से प्रभावित करने का जो गुण है इसको हम कहते हैं नेतृत्व, इसको हम कहते हैं नेतृत्व। अब बात आती है सर क्या एक शिक्षक भी नेता होता है क्या, तो एक शिक्षक भी नेता होता है, क्योंकि एक शिक्षक जब कक्षा के अंदर पढ़ा रहा है तो कक्षा के अंदर उसके सामने छात्र होते हैं, तो जब शिक्षक जब कक्षा के अंदर पढ़ाएगा तो शिक्षक का कक्षा में व्यवहार, शिक्षक का कक्षा में कार्य वो प्रभावी रूप से होगा, और उसके जो अनुयायी होंगे शिक्षक के वो होंगे छात्र, छात्र उसके फॉलोवर होंगे, क्योंकि जो शिक्षक पढ़ाएगा, शिक्षक के पढ़ाए उससे प्रभावित होंगे छात्र, तो आप लोगों से छात्र उसके हो जाएंगे फॉलोवर्स। हाँ भाई प्रश्न दिया आपको विद्यालय का नेता कौन सा होता है, तो बात है सर विद्यालय के नेता की बात कर रहे हैं अपन। हाँ भाई विद्यालय का नेता, पहली बात ये कैसा प्रधानाचार्य, अध्यापक, मॉनिटर या क्लर्क, तो हमने कहा सर विद्यालय का नेता पूरे विद्यालय का ही, क्या सर विद्यालय का नेतृत्व कौन करेगा, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया विद्यालय का नेता होता है प्रधानाचार्य, विद्यालय का नेता होता है प्रधानाचार्य। अगला आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कक्षा का नेता कौन होता है, तो कक्षा का नेता होता है अध्यापक, कक्षा का नेता कौन होता है अध्यापक। अगला प्रश्न आपको यह पूछेगा कि अगर अध्यापक की अनुपस्थिति है, क्या सर कक्षा के अंदर अध्यापक की अनुपस्थिति है तो फिर कक्षा के अंदर आप लीडर किसको, नेतृत्व किसको संभालोगे, तो उत्तर बताओगे मॉनिटर, किसको बताओगे मॉनिटर। अब आपके आगे अभी प्रश्न, हाँ भाई विद्यालय का नेता होता है, पूरा विद्यालय पूछा है तो आपको कैसा प्रधानाचार्य, क्योंकि कक्षा का कौन होता है अध्यापक, कक्षा का कौन होता है अध्यापक, और अध्यापक की अनुपस्थिति में होता है मॉनिटर, और क्लर्क तो होते ही नहीं है, तो आप उत्तर बताओगे सर प्रधानाचार्य। जस्ट अगला क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा किसी पद की प्राप्ति नहीं होने पर उस पद में दोष लगा लेना, व्यक्ति द्वारा किसी पद की प्राप्ति नहीं होने पर, यह थोड़ा प्रमोशन गलत टाइप हो गया है, पर यहां पर लिख देना प्रक्षेपण,
प्रक्षेपण। क्या सर व्यक्ति द्वारा किसी पद की अगर प्राप्ति नहीं हो रही है और उसी पद में अगर व्यक्ति दोष लगा लेवे तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो भाई मैंने कहा देखो थोड़ा सा समझ दो इसको ध्यान से। दो शब्द चलते हैं, आपने कहा सर एक तो चलता है प्रक्षेपण, क्या सर एक तो चलता है प्रक्षेपण, एक चलता है औचित्य स्थापन, एक चलता है औचित्य स्थापन। ये आपके दो शब्द चलते हैं। हाँ भाई प्रक्षेपण में क्या होता है? प्रक्षेपण के अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है और व्यक्ति अगर किसी पद को प्राप्त करना चाहता है और व्यक्ति उस पद को प्राप्त करने में अगर असफल हो गया, क्या सर व्यक्ति उस पद को प्राप्त करने में असफल हो गया अर्थात व्यक्ति पद को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और इसमें भी वापस वैसे सेम माइनर डिफरेंस है, बस वापस वही। क्या सर कोई भी व्यक्ति है, मैंने कहा ठीक है कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करना चाहता है लेकिन व्यक्ति उस पद को प्राप्त करने में असफल हो गया, तो आप कहोगे सर यहां तक तो सेम ही बताया आपने, कुछ अलग तो है ही नहीं। उसमें भी कोई भी व्यक्ति है किसी भी पद को प्राप्त करना चाहता है और पद को प्राप्त करने में असफल हो गया। औचित्य स्थापन में भी कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति पद को प्राप्त करना चाहता है, व्यक्ति असफल हो गया। अब बात आती सर ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है अगर व्यक्ति किसी पद की प्राप्ति करना चाहे और उसी पद में दोष लगा लेवे। अब बात आती सर अब रामायण क्या है? तो प्रक्षेपण के अंदर अगर व्यक्ति जिस पद को प्राप्त करना चाहता है और असफल हो जावे तो प्रक्षेपण के अंदर व्यक्ति उस पद में दोष नहीं लगाता है। प्रक्षेपण के अंदर व्यक्ति उस पद में दोष नहीं लगाता है क्योंकि प्रक्षेपण के अंदर व्यक्ति कोई अन्य बहाना बना लेता है। कैसे प्रक्षेपण के अंदर व्यक्ति कोई अन्य बहाना बनाता है, उस पद में दोष नहीं लगाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का परीक्षा में फेल हो गया तो लड़के का उद्देश्य था परीक्षा को पास करना, परीक्षा में फेल हो गया। लड़का जैसे ही परीक्षा में फेल हुआ तो लड़के ने क्या किया? परीक्षा में दोष नहीं लगाया, लड़के ने कोई अन्य बहाना बना लिया, उस पद में दोष नहीं लगाया कि यार परीक्षा भी कोई चीज है क्या, तो परीक्षा में दोष नहीं लगा रहा है। लड़का कोई अन्य बहाना बना रहा है कि परीक्षा में तो पास हो जाता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परीक्षा से पहले 1 महीने पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसका मतलब लड़के ने पद में दोष न लगाकर लड़के ने अन्य बहाना बना लिया, तो यहां पर तो होगा प्रक्षेपण। बात आती है औचित्य स्थापन में क्या होता है? औचित्य स्थापन में क्या होता है? व्यक्ति जिस पद को प्राप्त करना चाहता है और उस पद को प्राप्त करने में असफल हो जाए तो व्यक्ति उसी पद में दोष लगाता है, दूसरा बहाना नहीं बनाता। व्यक्ति उसी पद में दोष लगा देता है, व्यक्ति उसी पद में दोष लगा देता है। जैसे कि सर फॉर एग्जाम्पल एक लड़का राम नाम का आरएस की तैयारी कर रहा था, आरएस की तैयारी कर रहा था, इसका मतलब उसको पद प्राप्त करना था आरएस का। लड़का भाई साहब हो गया आरएस के अंदर फेल। जैसे ही फेल हुआ अब लड़के ने उसी पद में दोष लगा दिया। फेल होते ही उसके रिश्तेदारों ने पूछा क्या हुआ रे, बन गया आरएस? लड़के ने कहा आरएस बनना तो मेरा दाया आता, लेकिन आरएस की भी नौकरी है क्या? 24 घंटे ड्यूटी करो, रात की 2 बजे फोन आ जाएगा क्योंकि आरएस का अधिकारी होता है कि वहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया, यहां पर आओ, तो 24 घंटे की ड्यूटी करो। इसलिए मैंने तो आरएस के एग्जाम की तैयारी तो की थी, परीक्षा देने भी गया था, लेकिन मेरे रिश्तेदारों और मेरे गुरुजी ने कहा ऐसी नौकरी मत कर जो 24 घंटे की माथा फोड़ी है, इसलिए मैंने तो उसके अंदर कुछ लिखा भी नहीं, सिर्फ पेपर देख के मैं वापस आ गया। तो इसका मतलब यहां पर इस लड़के ने आरएस की परीक्षा में दोष लगा दिया कुछ समय जी से बचने के लिए, जबकि पद तो प्राप्त करना चाहता है लेकिन करे क्या? फेल हो गया। तो भाई साहब ने इसी पद में दोष लगा दिया। तो आप कहोगे सर इस प्रकार से व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करना चाहे और उस पद की प्राप्ति नहीं हो और उस पद में दोष लगा देवे तो वहां पर होता है औचित्य स्थापन। आप कहोगे सर वहां पर होता है औचित्य स्थापन, तो उत्तर बताओगे औचित्य स्थापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई तीसरा, कक्षा का नेता होता है। थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा विद्यालय का नेता। क्या सर? विद्यालय का नेता प्रधानाचार्य, विद्यालय का नेता प्रधानाचार्य। फिर हमने कहा सर कक्षा का नेता, कक्षा का नेता, कक्षा का नेता होता है अध्यापक। फिर हमने कहा सर अध्यापक की अनुपस्थिति में, क्या सर अगर अध्यापक नहीं आ रहा है, अध्यापक की अनुपस्थिति हो गई तो फिर कक्षा का नेता किसको बनाओगे आप? तो मैंने कहा मॉनिटर को। किसको बनाएंगे? मॉनिटर को। तो पर्सन वापस आ गया, अभी रिपीट हो गया। हाँ भाई कक्षा का नेता होता है, पहली बात मॉनिटर, मॉनिटर तो होगा नहीं। सेकंड प्रधानाचार्य, ये होगा नहीं क्योंकि हमें पता है कि सर प्रधानाचार्य होता है विद्यालय का, प्रधानाचार्य होता है विद्यालय का, सभी होगा नहीं।
बात आएगी सर अध्यापक, क्योंकि कक्षा का नेता होता है आपके अध्यापक, कक्षा का नेता होता है आपके अध्यापक। जस्ट अगला क्वेश्चन, अच्छा शिक्षक वह है जो, हाँ भाई, अब अच्छा शिक्षक के बारे में दे रहा है आपको, कोई भी अच्छा शिक्षक है उसके बारे में कोई विशेषता आपको पूछ रहे हैं कि कौन अच्छा शिक्षक हो सकता है। ठीक है, अच्छा शिक्षक मेधावी व परिश्रम करने वाला हो, आपको उससे ठीक है, अच्छा दिख रहा है थोड़ा बहुत, आगे चले। और अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ठीक है, आगे चले। और जीवन सिंपल व्यक्तित्व करता हो, आपको सर अच्छा शिक्षक, इसमें जीवन सिंपल व्यक्तित्व से कोई मतलब ही नहीं है। इसमें क्या करना, टीचर का काम तो टीचिंग करने का काम है भाई, एक अच्छा शिक्षक का काम तो पढ़ाने का काम है। आपको क्या सर काम तो शिक्षण का है। और हमने पढ़े थे शिक्षण, 3 प्रकार के शिक्षण होते हैं, थोड़ा सा याद आ रहा हो तो क्या सर शिक्षण के 3 प्रकार पढ़ाए थे आपने। एक तो बताया था मैंने एक तंत्रात्मक, क्या सर एक तो बताया था एक तंत्रात्मक, सेकंड नंबर एक बताया था मैंने लोकतंत्रात्मक, क्या सर एक बताया था लोकतंत्रात्मक, और तीसरा बताया था मैंने स्वतंत्रात्मक, स्वतंत्रात्मक। और मैंने कहा सबसे अच्छा शिक्षण होता है स्वतंत्रात्मक, क्योंकि स्वतंत्रात्मक शिक्षण के अंदर शिक्षक जो होता है, शिक्षक बच्चे के साथ, छात्र के साथ रहता है मित्र की तरह। किसके जैसे, मित्र की तरह, मित्र की तरह तालमेल बिठा के रहता है भाई, मित्र के जैसे तालमेल बिठा के रखता है। और बच्चा आराम से प्रश्न पूछ सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, बच्चा खुलकर प्रश्न पूछ सकता है, खुल के तर्क वितर्क कर सकता है। अब भाई साहब प्रश्न हमारा, मेधावी व परिश्रम करने वाला हो, आप कहोगे सर अच्छा शिक्षक वह है जो, ये तो हट गया। अपने विषय में विद्वान हो, आप कहोगे सर इसको भी छोड़ो, अपने विषय में विद्वान हो, क्योंकि देखो सब शिक्षक होते हैं अपने विषय में विद्वान ही होते हैं, ठीक है ना। सभी शिक्षकों को अपने अपने विषय का नॉलेज होता है, तो आपको सर सभी शिक्षकों को अपने विषय का नॉलेज होता है, इसका मतलब इसको भी हटाओ सर आप। हाँ भाई, क्योंकि आपने कहा अच्छा शिक्षक, तो मैंने बताया था शिक्षक का कार्य शिक्षण, शिक्षण 3 प्रकार से, तो आपको सबसे अच्छा शिक्षण कौन सा लग रहा है, स्वतंत्रतात्मक। और इसके अंदर शिक्षक छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेगा, मित्र के जैसा व्यवहार करेगा। तो यहां पर वो शिक्षक की देखो विशेषता, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के साथ मित्र के जैसा तालमेल बिठाकर चले, वो कौन सा ऑप्शन है, वो ढूंढो आप। तो आप कहोगे सर पहला तो है नहीं, दूसरा ढूंढो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, क्योंकि वही अच्छा अध्यापक है जो विद्यार्थियों का भला चाहता है, जो विद्यार्थियों का भला चाहता है। क्योंकि विद्वान तो सब शिक्षक होते हैं, आपसे विद्वान तो सब है, और सिंपल है, सिंपल भी सब जीते, उससे क्या लेना। परिश्रम और मेधावी ये भी सब शिक्षक होते हैं, परिश्रम तो सब करते हैं, लेकिन अच्छा शिक्षक उसको माना जाता है जो बच्चों के साथ तालमेल बिठा के चले। ऐसा नहीं टीचर तो कुछ पढ़ा रहा है, बच्चे कुछ और ही पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में तालमेल स्थापित नहीं हो रहा है, तो आपको पता है कुसमयजित होगे, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि अगर तालमेल स्थापित नहीं होता है तो हम क्या हो जाते हैं, कुसमयजित हो जाते हैं। तो आप होगे सर अपने विद्यार्थियों के साथ सच्ची लगन रखता हो, वो कैसा शिक्षक होता है, अच्छा शिक्षक। क्योंकि हमने पढ़ रखा है शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, और सबसे अच्छा होता है स्वतंत्रात्मक शिक्षण, जिसमें शिक्षक बच्चों के साथ मित्र की तरह व्यवहार करेगा। उत्तर नंबर 2 लगा देना। हाँ भाई, शिक्षा तभी सार्थक सिद्ध होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, विद्यार्थी केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। ये कह रहा है एजुकेशन। देखो आप अगर आज के टाइम में एजुकेशन की शिक्षा की बात करते हो ना, तो आप कहते हो सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके अंदर थोड़ा सा, हालांकि ज्यादा गहराई में मत जाना क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है नहीं ये चीजें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी तक 3-4 बार शिक्षा नीति आ चुकी है, अभी करंट के अंदर 2020 की चल रही है शिक्षा नीति, ठीक है। ये शिक्षा नीति क्या कह रही है, ये शिक्षा नीति ये कह रही है कि एजुकेशन शिक्षा जो ना, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित, अर्थात विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। और शिक्षा जो होनी चाहिए ना, सिर्फ शिक्षा से बच्चे का सिर्फ शैक्षिक विकास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सीसी पढ़ा था, शैक्षिक के साथ साथ ये कहती है सीसी के अंतर्गत शैक्षिक विकास भी करो। अर्थात इसका मतलब ये है कि शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई शिक्षा अध्यापक केंद्रित है वो शिक्षा अच्छी नहीं है। मैं अगर आपकी कक्षा में आता हूं, कुर्सी पर बैठता हूं, एक किताब लेता हूं और आपको कहता हूं कोई भी आवाज नहीं करेगा, और चुपचाप उस पाठ को आराम से पढ़ा रहा हूं, आप चुपचाप उस पाठ को सुनते जा रहे हो, आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है, बोलने की अनुमति नहीं है,
तर्क वितर्क करने की अनुमति नहीं है, तो ये शिक्षण तो कैसा हुआ, अध्यापक केंद्रित हो गया। तो आप कहोगे सर ये तो अच्छा नहीं है। हाँ भाई, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, आप होगे नहीं सर पाठ्यक्रम से सब क्या लेना, क्या सिलेबस ही पूरा करना बस यही उद्देश्य है क्या, नहीं। शिक्षण, आपकी शिक्षा नीति ये कहती है कि शिक्षा जो है वो होनी चाहिए विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि हमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसी शिक्षा दो बच्चों को ताकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। कि सर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके तो कभी भी ध्यान रखना, हमेशा शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए। और जो शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित होगी वो शिक्षा होती है मनोवैज्ञानिक, वो शिक्षा होती है मनोवैज्ञानिक। और जो शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती है वो शिक्षा होती है अमनोवैज्ञानिक। तो शिक्षा हमेशा अच्छी मानी जाती है मनोवैज्ञानिक। तो आप बताओगे शिक्षा हमेशा होगी बाल केंद्रित, ठीक है, तो विद्यार्थी केंद्रित। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता व परिस्थितियों के बीच में तालमेल स्थापित करना क्या कहलाता है। हाँ भाई, आवश्यकता व परिस्थिति, आप कहते हो सर प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई नीड होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। मैंने कहा ठीक है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता व परिस्थिति, प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कंडीशन भी होती है, आपने कहा हाँ सर होती है। दोनों के बीच में तालमेल स्थापित करना क्या कहलाता है। पहली बात अधिगम, हमें पता है अधिगम का मतलब तो होता है सीखना, अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। अभिप्रेरणा सीखने के लिए किसी भी बच्चे को मोटिव करना। कैसा, कोई भी बच्चा सीखना नहीं चाहता है तो हम उस बच्चे को अभिप्रेरित करेंगे, सिखाएंगे। कुसुमा योजना, ठीक है, ये कुशल योजना था, ये गलत छप गया थोड़ा, कुशल योजना, कुशल योजना। तीसरा दे रखा है समायोजन, उत्तर सही होगा समायोजन, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि व्यक्ति की आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति की कोई जरूरत होगी और जरूरत के अकॉर्डिंग होगी परिस्थिति। अगर व्यक्ति आवश्यकता और परिस्थिति दोनों के बीच में तालमेल स्थापित कर लेता है तो वो व्यक्ति हो जाएगा समायोजित। वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, समायोजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण है, वेरी गुड, टीचिंग क्या है। आप कहते हो सर शिक्षक, और मैंने आपको पहले ही बताया था दो प्रकार के शिक्षक, एक तो जिसका उद्देश्य धन कमाना और दूसरा उद्देश्य जिसकी शिक्षण करने में क्या हो, रुचि। तो शिक्षक वो अच्छा होगा जिसका शिक्षण के अंदर पढ़ाने में होनी चाहिए रुचि। अब बात है सर शिक्षण क्या है, क्या सर हर कोई व्यक्ति टीचिंग करा सकता है क्या, कोई हर कोई व्यक्ति पढ़ा सकता है क्या। मैंने कहा हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता, टीचिंग एक कला है, एक आर्ट है, हर कोई व्यक्ति इसको पढ़ा नहीं सकता। आप में से किसी एक लड़के को खड़ा करके कह दो इसको पढ़ाना है, आप नहीं पढ़ाओगे। पढ़ाते टाइम किसी का हाथ बोलते बोलते अटक जाओगे, लड़खड़ाओगे, तो आपको सर ऐसे हर कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। तो पढ़ाना शिक्षण है क्या, टीचिंग क्या है, जो शिक्षण शिक्षक पढ़ाता है ये है क्या। आप कहोगे सर कला है क्या, मैंने कहा कला है, एक प्रकार की आर्ट है, ये भी एक कला है। सेकंड, अंत क्रिया है क्या, तो मैंने कहा भाई अंत क्रिया भी है। तो समझना ध्यान से, अंत क्रिया देखो, कभी भी ध्यान रखना, अगर कक्षा के अंदर शिक्षक पढ़ाता है तो मैं कह दूं इस कमरे को बंद कर दूं, अब तो चलो ऑनलाइन का थोड़ा सा जमाना आ गया, बाकी इस रूम को अगर बंद कर दूं और मुझे अकेले को एक पढ़ाना है तो मैं इस दीवारों को पढ़ा नहीं सकता हूं। मेरे सामने कोई पढ़ने वाला होना चाहिए जिसके साथ मैं क्रिया कर सकूं। तो आप कहोगे सर एक अध्यापक के सामने छात्र होना चाहिए, तो अध्यापक के सामने छात्र होना चाहिए, इसका मतलब आप कहोगे सर कि अगर अध्यापक जो होगा ना, अध्यापक के सामने होंगे छात्र, अध्यापक के सामने होंगे छात्र, तो अध्यापक और छात्र दोनों के बीच में होगी अंत क्रिया। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कोई समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से वापस प्रश्न पूछोगे, तो हमारे बीच में अंत क्रिया हो रही है। तो ये जो अंत क्रिया जो हो रही ना, ये अंत क्रिया किसके माध्यम से हो रही है, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि शिक्षण प्रक्रिया कैसी होती है, तो उत्तर बताना शिक्षण प्रक्रिया होती है त्रिमुखी। कैसे कैसे, तो शिक्षण की प्रक्रिया त्रिमुखी ऐसे होती है कि शिक्षण के अंदर एक तो होता है शिक्षक जो पढ़ाएगा, फिर कक्षा के अंदर जो सामने क्रिया करेंगे शिक्षक के साथ वो होंगे छात्र। अब शिक्षक और छात्र के बीच में जब क्रिया चलेगी तो कुछ न कुछ तो होगा जिससे क्रिया होगी, तो आप कहोगे सर वो होगा सिलेबस। वो आपका क्या होगा, सिलेबस। तो आप कहोगे सर वो हमारा होगा पाठ्यक्रम, वो हमारा होगा पाठ्यक्रम। अर्थात आपका पाठ्यक्रम ही नहीं है तो टीचर आपके साथ क्रिया अंत क्रिया कैसे करेगा, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूं अगर आपका सिलेबस ही नहीं है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि टीचिंग करवाना या पढ़ाना एक प्रकार की प्रक्रिया कैसी है, त्रिमुखी प्रक्रिया है।
एक प्रकार की कला भी है और त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया का मतलब इसमें शिक्षक होगा, शिक्षक छात्रों को पढ़ाएगा, लेकिन दोनों के बीच में क्या होगा? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक और छात्र के बीच में क्या होगी? अंत क्रिया। तो इसका मतलब उत्तर लगाओगे उपयुक्त सभी, उत्तर लगाओगे उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अधिगम है। वेरी गुड, अधिगम है। हाँ भाई, अधिगम है। अधिगम के बारे में हमने बात की थी कि सर अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। और आपके क्या सिलेबस के अंदर, क्या सर आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, एक यूनिट दे रखी है क्या सर शिक्षण अधिगम। क्या सर हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी है शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम। अब पहली बात यह सर शिक्षण कौन करवाएगा? तो मैंने कहा शिक्षण तो करेगा शिक्षक। शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना, टीचिंग करवाना। शिक्षक, शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना या टीचिंग करवाना। तो टीचिंग तो करवाएगा शिक्षक। और अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। और सीखने के लिए आएंगे छात्र, सीखने की कक्षा में कौन आएंगे? छात्र। तो आपकी यूनिट दे रखी है शिक्षण अधिगम, पहली यूनिट दे रखी है आपके बीएसटी पीटीटी में। तो शिक्षण अधिगम, तो बात है शिक्षण कौन करवाता है? तो शिक्षण तो शिक्षक करवाता है। शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना, टीचिंग करवाना। फिर बात है अधिगम कौन करता है? सीखता कौन है? तो मैंने कहा सीखता कौन है? छात्र। अब बात है अधिगम है क्या? पहली बात ये सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब ये है, देखो पहली बात, एक बात अच्छी तरह से ये ध्यान रखना, सीखने का मतलब है ना सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सीखने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान है। नहीं, सीखने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। आदमी के कोई भी छात्र अगर विद्यालय में पढ़ता है तो विद्यालय में किताबी ज्ञान के अलावा बाहरी जीवन की भी शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। यह होता है अधिगम। आप अगर कहीं छाया की थड़ी पे बैठे हो और छाया की थड़ी पर कोई 80 साल का बुजुर्ग बैठा है, वो आपको एक सलाह दे रहा है कि भैया बाइक धीरे चलाया कर, तो यह भी एक प्रकार का अधिगम है। यह भी एक प्रकार का क्या है? अधिगम है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर अधिगम का मतलब से किताबी ज्ञान ही है क्या, हम जो पढ़ रहे हैं यही अधिगम है क्या? नहीं। आपके घर के अंदर कोई बड़े बुजुर्ग आ गए और आप बैठे हो, खड़े नहीं हो रहे हो, और आपके पेरेंट्स आपको समझा रहे कि भाई बड़े बुजुर्ग आने पर खड़े होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो यह भी एक अधिगम है, क्योंकि ये भी आप सीख रहे हो। तो इसका मतलब सीखने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है। जन्म से लेकर व्यक्ति जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। और मुझे यह बताओ, सीखने के लिए क्या एक फिक्स जगह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आप आपके घर पर बैठे हो, आपके घर पर भी आपके घर वाले आपको शिक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो सर सीखना सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, अर्थात कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सीख सकता है। आप मेरे पास अभी क्लास में, अभी किताबी ज्ञान की बात चल रही है, ठीक है। यहां से फ्री होने के बाद में आप मुझे कहीं मार्केट में मिल गए, मार्केट में मिलकर आपने मेरे से कोई राय ली कि सर क्या, सर मेरे घर के अंदर सर ये कोई एक छोटा सा मैटर हो गया, सर मुझे थोड़ी सलाह दो ना, मैं इसमें क्या करूं। तो मैंने आपको उस मैटर के बारे में कुछ सिखाया। मैंने कहा देखो आपका बड़ा भाई है, आपको इस प्रकार से बड़े भाई के साथ पेश नहीं आना चाहिए, हो जाता है घर है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको सिखाया है। अब मैंने आपको जो सिखाया है ये किताबी ज्ञान है क्या? नहीं है, किताबी ज्ञान से हटकर है। अब मुझे बताओ, ये मैंने आपको मार्केट में सिखाया है, तो आप ये कह सकते हो सर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सीख सकता है, क्योंकि सीखने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है, सीखना यूनिवर्सल है। तो व्यक्ति कहीं पर भी सीख सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में क्या होता है ये भी सुन लो कि सीखना सिर्फ किताबी ज्ञान, विद्यालय जाएंगे, एक कक्षा में बैठेंगे, कक्षा में गुरुजी आएंगे, गुरुजी पढ़ाएंगे, हम सीखेंगे, बस वही सीखना, इसलिए कक्षा एक फिक्स जगह है जहां पर सीख सकते हैं। ये गलत फहमी है, क्योंकि सीखने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाहरी दैनिक जीवन से भी ज्ञान लेते हैं, वो सब एक प्रकार का सीखना है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सीख सकता है। तो आपको कैसा सीखना सार्वभौमिक है। अगली बात, अब मुझे बताओ कि सीखने से व्यवहार में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? आप जब पहले दिन यहां पर पढ़ने आए थे और आज आपको पढ़ते हुए 1-2 महीने हो गए, तो जब पहले दिन आए थे तो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं सीख रखा था, सर कुछ भी नहीं सीख रखा था। और जब आप 1 महीने पढ़ लिए तो मुझे बताओ आपके व्यवहार में, पहले दिन का व्यवहार, जब मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे और आज इस सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा। आप कहोगे सर सीखेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा। भाई जब आप पहले दिन आपको कुछ भी नहीं आ रहा था तो आपके व्यवहार में परिवर्तन एक तो पहले दिन का नोट कर लो, और जब 6 महीने कोचिंग कर लो फिर 6 महीने के बाद का आपका व्यवहार नोट करके जाओ, तो पहले दिन का और 6 महीने के व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो आप कहोगे सर अधिगम करने से व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन आता है। फिर बात आती सर क्या सीखना कुछ दिन बाद रुक जाता है क्या? तो मैंने आपको पहले ही कह दिया सीखना का मतलब विद्यालय किताबी ज्ञान नहीं है। आप खुद भी 90 साल के हो जाओगे ना तो आप एक छोटे बच्चे से भी शिक्षा ले सकते हो, छोटा बच्चा भी आपको सिखा सकता है। इसका मतलब सीखना जीवन पर्यंत चलता है। तो आप कहोगे सर उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कुसमयजित से बचने के उपाय है। हाँ भाई कुसमयजित, आपने कहा सर कोई लड़का है, क्योंकि हमने अभी कहा था कि इस दुनिया के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को सर कोई न कोई होती है आवश्यकता। क्या सर प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई होती है आवश्यकता, और आवश्यकता के अकॉर्डिंग व्यक्ति के सामने होती है परिस्थिति। अगर व्यक्ति इन दोनों के बीच में तालमेल बिठा लेता है कि सर तालमेल बिठा लेता है तो व्यक्ति होता है समायोजित, तो व्यक्ति होता है समायोजित। और अगर व्यक्ति दोनों के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाता, कैसा तालमेल नहीं बिठा पाता, तो व्यक्ति होता है कुसमायोजित, तो व्यक्ति होता है कुसमायोजित। अब आपको क्या रहा है कुसमयजित से बचने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति कुसमयजित होगा, मैंने पहले ही कह दिया समायोजित और कुसमयजित दिमाग से होते, तो जो व्यक्ति कुसमयजित होगा वो ग्रसित होगा मानसिक रोग से। तो आप अगर अध्यापक बन जाओगे तो आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे भी आएंगे जो कुसमयजित बच्चे भी हो सकते हैं। जैसे परीक्षा में बार बार फेल हो गए तो कुसमयजित हो सकते हैं, कोई घटना घट गई कुसमयजित हो सकते हैं। तो आप अध्यापक और अध्यापक होने के नाते उनको आप कैसे बचा सकते हो? तो कुसमयजित से बचने के 2 प्रकार के उपाय होते हैं। क्या सर कुसमयजित से बचने के 2 प्रकार के तरीके चलते हैं, एक चलता है प्रत्यक्ष उपाय और दूसरा चलता है अप्रत्यक्ष उपाय। क्या सर कुसमयजित से बचने के 2 प्रकार के उपाय होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। इसका मतलब उत्तर होगा दोनों। उत्तर क्या लगाओगे? दोनों। जस्ट अगला क्वेश्चन, आप कक्षा के मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहोगे? आप शिक्षक बन गए भाई, भगवान करे सब शिक्षक बनो, ठीक है, ताकि कहीं मिलो तब खुश होकर मुझे तो आराम से कह सको सर कभी आपने हमें पढ़ाया था, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान में इतने जिले, इतने जो 24-25 जिलों में शायद मैं पढ़ा चुका हूं अब तक इतनी सी उम्र में, ठीक है ना। तो आप कभी शिक्षक बनो तो कभी मिलोगे मुझे कहीं न कहीं, ये तो मुझे पता है, ठीक ना, कहीं न कहीं टकरा ही जाओगे, टेंशन मत लो। हाँ भाई, आप कक्षा के मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहोगे? देखो बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं 2-4 घंटे ये पढ़ ले, यहाँ पढ़ ले, फिर घर जाकर आराम से रेस्ट कर ले, फिर शाम को खाना वाना खाकर आधे घंटे सोते सोते पढ़ लेंगे, फिर कोचिंग चले जाएंगे। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता, ध्यान रखना। त्याग करना तो जरूरी है, आपको भी पता है कि सर जब तक त्याग नहीं करेंगे, त्याग करे बिना कुछ नहीं मिलता। भगवान राम ने भी त्याग किया था। भगवान राम ने महल छोड़ा, 14 साल के लिए वनवास काटा था, तब भगवान राम के आगे श्री राम लगा, बाकी पहले राम ही लगता था, ठीक ना। तो त्याग किया तब लगा श्री राम। तो बिना त्याग के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक ना। तो जितना जी जान है 20-30 दिन बचे, जी जान लगा दो, जितने हो सके क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि करने आपके क्वेश्चन ही इसके अंदर, ठीक है। शब्द मैं सब समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। जितना हो सके क्वेश्चन करो, समझ में नहीं आया क्वेश्चन मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। मैं आपको नंबर दे दूंगा, मैं नंबर व्हाट्सएप पे कर देना पर्सन आप कि सर इसका ये पर्सन है, हमें आंसर भेज दो, मैं लिखकर आपके व्हाट्सएप आंसर भेज दूंगा आपके, ठीक है। पर जितना हो सके उतनी कोशिश करो, उतनी आप मेहनत करो उसको। हाँ भाई, कि सर आप कक्षा के मॉनिटर किस छात्र को या छात्रा दे रखा है, छात्र है ना, किस छात्र को बनाना चाहोगे? हाँ भाई, शिक्षक को, होशियार व बुद्धिमान को, होशियार व हष्टपुष्ट को। हष्टपुष्ट बना करके कक्षा में लड़ाई करवानी क्या है? कैसे देखना है किसी को 6 फुट का कौन है खड़ा हो जा रहे, 90 किलो का वजन किसका है, तू खड़ा हो जा रहे, तो उसको मॉनिटर बना दूं, ऐसे देखोगे किया नहीं? तो आपको सर लड़ाई थोड़ी देर करा दिया, हटाओ। प्रधान अध्यापक के पुत्र को, इसका मतलब तो भाई साहब आप कक्षा के, आप विद्यालय के अंदर भेदभाव कर रहे हो। आप विद्यालय के अंदर क्या कर रहे हो? भेदभाव। और जबकि मैंने आपको क्या बताया था, आप आदर्श शिक्षक हो, शिक्षक होने के नाते आप भेदभाव नहीं करोगे, निष्पक्ष रूप से रहोगे, ठीक है। आपकी कक्षा में सब तरह के बच्चे बैठेंगे, एमएलए का भी बैठेगा, प्रधानाचार्य का भी बैठेगा, तो आप निष्पक्ष रूप से जांच करोगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। इसका मतलब आप कहोगे सर नहीं ये भी हटाओ। हाँ भाई, अध्यापक के रिश्तेदार को, ये भी वापिस हो गया,
भेदभाव हो गया भी, तो आप कहोगे नहीं सर हम आदर्श शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे में इस प्रकार के लक्षण नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। हम प्रतिबद्धता है, प्रतिबद्धता का मतलब हम शिक्षण के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो हम इस प्रकार के काम भी नहीं करेंगे। तो आप कहोगे सर हम ऐसे बालक को मॉनिटर बनाएंगे जो कक्षा के अंदर होशियार भी हो और कैसा बुद्धिमान भी हो। क्लियर है? अगला जस्ट क्वेश्चन, पहला पे टिक लगा देना। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? वारे वाह भाई, आपको नेता बनना है तो किस विषय का ज्ञान चाहिए? मैं डिलीट करता हूं पहले तो, गणित का ज्ञान कहां चाहिए? नेता तो अनपढ़ ही बैठे हैं, बहुत से नेता अपने क्या नाम लेवे, यही उनको यही नहीं पता चलता बोलना क्या है, ठीक है ना। बोलना कुछ होता है, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनको पता नहीं क्या बोलना है, क्या बोलते जा रहे हैं। तो आपको ऐसे नेता तो अनपढ़ होते वही नेता बन रहे हैं आजकल। तो गणित का ज्ञान मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? थोड़ा सा राजनीति, यहां पर आप अटकोगे मुझे पता है, ठीक है, और आप मुझे पता है ऑप्शन में राजनीति लगा कर आओगे और आप गलती करोगे, सुनते जाना। हाँ, अगला प्रभावी व्यक्तित्व, आप लोगों सर ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, और पहला दे रखा है मनोविज्ञान, तो ध्यान रखना उत्तर लगाना मनोविज्ञान। कारण है इसका, कैसा कारण क्या है सुनो, कैसा मनोविज्ञान। जिस व्यक्ति को मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का विज्ञान, और आपको मैंने पहले ही बता दिया नेता वही होता है जो अच्छी तरह से व्यवहार कर सके और अच्छी तरह से प्रभावी रूप से क्या कर सके, कार्य कर सके, वो होता है नेता। तो अगर नेता को मनोविज्ञान का नॉलेज है तो इसका मतलब उसको अच्छी तरह से व्यवहार का नॉलेज है कि किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है और कैसा कार्य करना है, ये नॉलेज उसको अच्छी तरह से है। तो आप कहोगे सर यहां पर हम बताएंगे उस व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए मनोविज्ञान का, क्योंकि मनोविज्ञान में सब बातें आ गई, मनोविज्ञान में सब के सब चीजें आ गई। अगर उसको मनोविज्ञान का नॉलेज है इट मींस वो सब चीज का नॉलेज है, क्योंकि मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का विज्ञान। तो सामने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। आप देखते हो बहुत सारे नेता देखते हो ना, वोट के टाइम आते, वोट के टाइम उनका व्यवहार देखते हो, गरीब व्यक्ति के पास भी जाते, हाथ जोड़ते, जोड़ते नहीं जोड़ते, झोपड़ी में बैठ के खाना भी खाते, अरे खाते कि नहीं खाते, फिर अपन नहीं कहते इस नेता का देख दिमाग देख, क्या साइकोलॉजी नेता की, अरे कहते कि नहीं कहते इस नेता का दिमाग देख क्या साइकोलॉजी है। 5 साल तक तो कभी गांव में आई नहीं, और 5 साल जैसे आज इलेक्शन है झोपड़ी में बैठ के खाना खा रहा है, क्या राजनीति यार, क्या इसका दिमाग है यार, इसकी साइकोलॉजी खतरनाक है। तो है इसका मतलब जिसको साइकोलॉजी का नॉलेज है समझ लो उसके अंदर सब गुण है, उसके अंदर सब गुण है। तो आप कहोगे सर इंपोर्टेंट किसको देंगे हम, मनोविज्ञान को, तो उत्तर लगाना मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन भाई, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? हाँ भाई, शिक्षक के किस गुण की? शिक्षक स्मार्ट होना चाहिए, है जरूरी है क्या? अरे जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। आप लोग सर क्या करोगे स्मार्ट को, है शिक्षक को पढ़ाना आना चाहिए, स्मार्ट से क्या लेना। फिर तो शिक्षक बोले काना बाडा लूड़ा लंगड़ा तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अच्छी तरह से शिक्षण कराने वाला होना चाहिए, ठीक है ना, वो शिक्षक होता है, ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए कि बच्चों को कैसे भी करके बच्चों को मेरा उद्देश्य जो उसकी पूर्ति करूं। तो आपको सर क्या लेना शारीरिक सौंदर्य से, मूवी थोड़ी ना बनानी बाहुबली शिक्षक की, है जो शिक्षक सौंदर्य होना चाहिए। हाँ, मित्रतापूर्ण व्यवहार, आप से थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक दिख रहा है। प्रभावी शिक्षण, ये भी ठीक दिख रहा है, प्रभावी शिक्षण और मित्रतापूर्ण व्यवहार। लेकिन मैंने आपको पहले भी कह दिया था आज की टाइम में शिक्षण में आपको बार बार कह रहा हूं तो गलती करके आओगे। 3 प्रकार के शिक्षण चलते हैं, तुम ध्यान रखना, गलती मत करना। तुम उत्तर लगाओगे मुझे पता है इस पर, और ये गलत हो जाएगा तुम्हारे, क्योंकि मैंने बताया था 3 प्रकार के शिक्षण चलते हैं, उसमें अभी तीसरा शिक्षण अपनाया जा रहा है स्वतंत्रात्मक शिक्षण। और स्वतंत्रात्मक शिक्षण के अंदर मैंने आपको 100 बार बता दिया, गलती मत करना। देखो इसके 3 प्रश्न आ गए कि शिक्षक छात्र के साथ व्यवहार करेगा, कैसा व्यवहार, मित्र के जैसा व्यवहार करेगा, तभी तो छात्र शिक्षक से संकोच नहीं खाएगा। जो भी मित्र छात्र को पूछना है प्रश्न पूछ सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, शिक्षक को बाहर जाते रास्ते में रोक के पूछ सकता है सर, क्योंकि मित्र टाइप है शिक्षक एक, कि सर थोड़ा ये बता दो ना सर, ठीक है। तो आप कहोगे सर पूर्ण रूप से व्यवहार करेगा मित्रतापूर्ण, ये मत लगा के आना, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं और आपको स्वतंत्रता पर शिक्षण पर जोर देना है। और उसमें बार बार क्या दे रखा है, शिक्षक छात्र के साथ व्यवहार करेगा मित्र की
तरह। तो आपको सर मित्रतापूर्ण व्यवहार। जस्ट अगला क्वेश्चन सर। नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो या कुरता हो। उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसे कुरता हो। यह प्रश्न तो सही नहीं है, प्रश्न सही कर देना। नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें यह गुण, कौन सा गुण नहीं है, जिसमें कौन सा गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है। थोड़ा करेक्शन कर लेना ना। हाँ भाई, नेतृत्व की बात कर रहा है। मुझे बताओ, आपके गांव के अंदर एक नॉर्मल कोई लड़का भी है जो ग्रेजुएशन वगैरह कर ली, वो भी बताओ गांव के अंदर जैसे कोई पंचायत का वगैरह कार्य है तो बुजुर्गों को वगैरह ले जाकर वहां पर नेतृत्व कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है, जबकि उस व्यक्ति के पास कोई भी पद नहीं। अरे नेतृत्व होने के लिए कोई भी पद की जरूरत नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। आप देखते हो गांव के अंदर कोई होशियार लड़का है, मोहल्ले वाले सब उसके पास आते पूछ रहे हैं कि भाई साहब, आपका लड़का पढ़ा लिखा है, हमारा आधार कार्ड अपडेट कराना है, कैसे कराना बताओ ना। तो पंचायत में थोड़ा काम है, थोड़ा साथ में भेज दो ना। तो आप गांव के मोहल्ले के लड़कियों को, औरतों को, सबको साथ ले जा रहे हो और पंचायत में जब उसका काम करा रहे हो, तो मुझे बताओ आप उसका नेतृत्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो, जबकि आपके पास कोई भी पद नहीं। आप कैसे व्यक्ति हो? सामान्य व्यक्ति। आपको सर ये भी सही है। दूसरा, प्रतिष्ठा हो। नेतृत्व केवल वही दे सकता है जो प्रतिष्ठा हो। प्रतिष्ठा होगी उसके पास, कुछ पद वगैरह होगा उसके पास, पद नहीं हो तो भी चल जाएगा। तीसरा, उच्च आदर्श हो। आपको सर उच्च आदर्श वाले, ये भी बात सही है। कुरता हो। क्या कुरता होनी चाहिए क्या? नहीं। जो व्यक्ति कुरता वाला होगा वो व्यक्ति नेतृत्व कभी भी नहीं कर सकता। प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति कर सकता है, जिसमें समाज में प्रतिष्ठा वो कर सकता है। सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, जिसमें उच्च आदर्श है वो भी कर सकता है। लेकिन कुरता, कुरता का मतलब समझते हो ना? ठीक है ना? बुरा व्यवहार वगैरह करना, जैसे दानव व्यवहार करते थे कुरता का, इस प्रकार का जो व्यवहार करता है वो व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। तो आपको सब कुरता लगा देना। लास्ट क्वेश्चन भाई, यदि शिक्षक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो, वेरी गुड पर्सन, आपके लायक का पर्सन। आप भी देखो, टीचर कंप्यूटर नहीं होता है, ध्यान रखना। हाँ भाई, अगर कोई शिक्षक है, आप देखा ठीक है सर, शिक्षक है, कक्षा के अंदर शिक्षण करवा रहा है, पढ़ा रहा है। पढ़ाते समय टीचर को क्या किया, किसी छात्र ने एक प्रश्न पूछ लिया, छात्र ने टीचर से प्रश्न पूछ लिया। बात आती क्या कंडीशन करोगे, और आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है। पर्सन ऐसा है जिसका आपको उत्तर या तो याद ही नहीं आ रहा है या फिर आपने कभी देखा ही नहीं है, और उस बच्चे ने कोई अलग किताब से पढ़ लिया हो, जो किताब आपने नहीं पढ़ी है, और बच्चे ने कोई दूसरी किताब पढ़ ली और उस किताब में क्वेश्चन दे रखा था और बच्चा आपके पास लेकर आ गया। अब आपको उत्तर नहीं आ रहा, आप असमर्थ उत्तर देने में, तो आप क्या करोगे? हाँ भाई, बच्चे से ये कहोगे कि नहीं नहीं ये तो पर्सन ही गलत है, जबकि पर्सन एकदम राइट है। आप खुद का एटीट्यूड बताने के लिए है कि भाई मैं बच्चों को भी कह दूं मुझे नहीं आता, तो बच्चा सोचेगा अरे इस टीचर को आता ही नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना। आप आदर्श शिक्षक हो, अगर ऐसा पर्सन आ जावे, आराम से बच्चे को कह देना कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इसका उत्तर मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, मैं कल इसका उत्तर आराम से देख के और सही तरीके से तुझे बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे स्पष्ट रूप से पूरा इसका उत्तर याद नहीं है, तो मैं तुझे गलत नहीं बता सकता। मैं कल आराम से तुझे बताऊंगा, तुम ये क्वेश्चन मुझे दे दो। तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि तेरा तो पर्सन ही गलत है, आपको से इसको हटाओ। जानकारी प्राप्त करके बताया जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। मैं इसकी कल जानकारी लेकर आऊंगा पूरी इस क्वेश्चन की। आप मुझे क्वेश्चन दे दो, कल मैं आपको आराम से अगर कक्षा में विस्तार से इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो आपको सर ये आदर्श शिक्षक के गुण होते हैं। तीसरा, कक्षा से उत्तर निकलवाने का प्रयास करेंगे। अब कुछ टीचर क्या होते हैं पता है? बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया, टीचर को आ नहीं रहा है, टीचर क्या करेगा, बच्चों को कहेगा काम करो, मुझे तो आता है, तुम बताओ इसका उत्तर क्या होगा। मुझे तो आता है, तुम बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो इस प्रकार की हरकत भी मत करना, ध्यान रखना, ये भी गलत बात है। चौथा, छात्र को गृह कार्य के लिए दे दोगे। जैसे ही बच्चे ने प्रश्न पूछा ना, आप तो उसको क्या पता है कि मुझे तो उत्तर आता है, एक काम कर, तू इसको होमवर्क के रूप में ले जा और घर पे जाकर कल इसको करके आना। तो आप होगे सर इस प्रकार का भी कार्य नहीं करेंगे। तो हम कार्य यहां पर यह करेंगे कि हम उसको बच्चे को कहेंगे जानकारी प्राप्त करके और कल इसका पूर्ण रूप से हम इसका उत्तर इसको बताया जाएगा। ओके, ठीक है, बाकी करेंगे कल हम, ठीक है ना। एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है।